हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 23 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले न्यूज़ से। और इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भूटान की विजिट की जा रही है और वहाँ पर भूटान की विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, जिस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द्रुक गेल्पो। ऑर्डर ऑफ द्रुक गेल्पो भूटान कंट्री का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये इंडिया के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए है। और मेनली इंडिया ने जो भूटान की हेल्प की थी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, उस चीज़ को देखते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ ध्रुव ग्यालपो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का दिया गया। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो इंडिया भूटान को असिस्टेंस देता है उसको डबल करने की बात बोली गई अगले 5 सालों तक। 2019 से 2024 तक भूटान को 5,000 करोड़ का असिस्टेंस इंडिया की तरफ से दिया गया, जो 2024 से 2029 तक 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपनी विजिट में किया गया। तो इस विजिट के दौरान इंडिया और भूटान के बीच काफ़ी मुद्दों पर एग्रीमेंट साइन किए गए। करीब 7 एग्रीमेंट ये साइन किए गए और ये जो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए वो टॉपिक्स हैं, ये वो सेक्टर्स हैं, एनर्जी, फूड सेफ्टी, स्पोर्ट्स, रिसर्च और स्पेस कोलैबोरेशन। तो ये 60 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे आने वाले समय में इंडिया और भूटान मिलकर इनमें काम करेंगे। और मेनली इंडिया की तरफ से भूटान इन सेक्टर्स में आगे बढ़े, ये कंट्रीब्यूशन और ये असिस्टेंट इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला है भूटान को। एनर्जी, फूड सेफ्टी, स्पोर्ट्स, रिसर्च और स्पेस कोलैबोरेशन। और इंडिया और भूटान के साझेदारी से न्यू एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच बेटर कनेक्टिविटी स्टार्ट की जाए। और ये एयरपोर्ट भी स्टार्ट किए जा रहे हैं इसके लिए। इसके साथ ही रेल लिंक्स भी नए-नए एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे काफ़ी न्यूज़ में बात की जा रही है कोकराझार गलेफू एक रेल लिंक की, जो इंडिया और भूटान के बीच एस्टैब्लिश किया जाएगा। और दूसरी जो रेल लिंक है ये है बनरहाट और समतसे। ये दूसरा रेल लिंक है जो दोनों कंट्री के बीच एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। और ब्रह्मपुत्र रिवर में कुछ वाटरवेज नेविगेशन के लिए प्रमोट किए जा रहे हैं जिससे दोनों देशों को फ़ायदा मिले। और जो बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाई जाएगी। तो ये ऑलरेडी काम हो रहे हैं और इनको और ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाएगा। 2 रेल लिंक इम्पोर्टेंट है। पहला है कोकराझार गलेफू रेल लिंक, दूसरा है बनारहाट समतसे रेल लिंक। ये 2 रेल लिंक इंडिया और भूटान के बीच है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये दोनों रेल लिंक कौन-कौन से कंट्री के बीच है? कोकराझार असम में है और गलेफू जो सिटी है वो भूटान में है। तो कोकराझार से गलेफू सिटी का रेल लिंक और दूसरा बनारहाट से समतसे का रेल लिंक, बनारहाट असम से समतसे भूटान के बीच रेल लिंक होगा। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा टॉपिक उभर कर सामने आया है वो है भूटान अपनी एक सिटी को गलेफू जिसका नाम है उसको एक माइंडफुल सिटी के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है। और इंडिया का सपोर्ट भूटान को इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है भूटान में इंडिया का स्पेसिफिक सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इंडिया सपोर्ट टू गलेफू माइंडफुल सिटी जो भूटान के द्वारा विजनरी प्रोजेक्ट माना जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी इस पर्टिकुलर सिटी में असिस्टेंस इंडिया की तरफ से रहेगा, ये बोला गया। गलेफुल माइंडफुल सिटी ये भूटान के साउथ रीजन में स्थित है। अगर हम भूटान का मैप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, भूटान का मैप, ये भूटान का मैप है। इसमें बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर ये है गलेफू सिटी, जो असम के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है असम स्टेट के साथ बनाती है। यहीं से जो रेल लिंक है वो भी एस्टैब्लिश किया जाना है असम में कोकराझार और गलेफू सिटी के बीच। तो इस सिटी को भूटान एक माइंडफुल सिटी के तौर पर विकसित करना चाह रहा है। भूटान के जो अभी किंग हैं उनका नाम है जिग्मे केसर। और इसके साथ ही इनका जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट वो माना जा रहा है।
ये एक सिग्निफिकेंट बात है जिसमें ये कहा जा सकता है कि इंडिया और भूटान का जो कंट्रीब्यूशन एक साथ मिल के काम करने की बात है, वो आगे आने वाले टाइम के लिए और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और भूटान दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर हम भूटान की लोकेशन देखेंगे तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भूटान स्थित है। इंडिया के कौन-कौन से स्टेट भूटान को टच करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का अगर हम स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट यहाँ पर सिक्किम है, जो भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम, फिर है असम, फिर है वेस्ट बंगाल। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल, फिर है असम और उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया के 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो बॉर्डरिंग जो स्टेट हैं वो इम्पोर्टेंट है। गलेफू सिटी इम्पोर्टेंट है और भूटान का जो नॉर्थ का एरिया है, ये पूरी तरीके से हिमालयाज़ से कवर्ड है। नॉर्थ के एरिया में हिमालय माउंटेन्स स्थित हैं, इसीलिए इसका करीब आधा हिस्सा हिमालय से कवर्ड है, इसलिए इसको हिमालयन कंट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ नेक्स्ट न्यूज़ है एक्टिविस्ट सीक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इनटू पोल पैनल बॉन्ड। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा, फाइनल डेटा रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया अपनी साइट पे, उसको देखते हुए और उसमें जो जिन कंपनीज की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया गया पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पूरे सिनेरियो को लेकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के द्वारा ये डिमांड की गई है कि इस केस में इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए, जिससे जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस है उसको कायदे से समझा जाए, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एक बड़े अमाउंट का मनी ट्रेल देखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यूपी हाई कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, वो संविधान के कुछ आर्टिकल को दिमाग में रख के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म की और आर्टिकल 14, 15 और 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जब भी सेकुलरिज्म की बात आएगी तो वहाँ पर आर्टिकल एक तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको ध्यान में रखते हुए, और फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल आर्टिकल 14, 15 और 21A फ्रीडम ऑफ लाइफ को भी इन्वॉल्व करते हुए हाई कोर्ट ने ये जो अपना वर्डिक्ट है वो दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म आर्टिकल 14, 15, 21 है ऑफ ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन विच इज़ सेकुलर इन नेचर। स्टेट को, यानी गवर्नमेंट को, स्टेट को एक सेकुलर एजुकेशन अपने नागरिकों को देनी है, और किसी पर्टिकुलर रिलीजन की जो एजुकेशन है उसको स्पेसिफिक तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी सरकार के द्वारा। तो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये इसलिए है कि बिकॉज स्टेट हैज़ नो पावर टू क्रिएट अ बोर्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन और टू एस्टेब्लिश अ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ओनली फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजन एंड फिलोसफी एसोसिएटेड विद इट। तो 2004 का ये कानून है जिसको स्ट्रक डाउन किया है हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। क्योंकि संविधान ये कहता है कि स्टेट की कोई पावर नहीं है कि वो किसी रिलीजियस एजुकेशन को, किसी स्पेसिफिक रिलीजन की एजुकेशन को बनाने के लिए, उसको एजुकेशन को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाए और उसकी फिलॉसफी को प्रोपेगेट करने का काम करे। और आगे कोर्ट बोलता है कि ये जो रिलीजियस एजुकेशन है वो सेकुलर नहीं है, विच इज जो शिक्षा कोर्ट के स्टेट के द्वारा दी जानी चाहिए अपने नागरिकों को, वो सेकुलर इन नेचर होनी चाहिए, मोर पर्टिकुलरली माइनर्स के लिए, और चिल्ड्रन जो 18 साल तक के हैं उनको ये सेकुलर एजुकेशन दी जानी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन विच इज़ सेकुलर इन नेचर। इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। तो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, ये संविधान के अगेंस्ट होगा। एनी सच
action on part of state would be violative of secularism, which is a basic structure of constitution. Such an action on the part of state is not only unconstitutional but also highly divisive in society on religious line. तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 21 है और इसके साथ ही प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म के बेसिस पे एजुकेशन स्टेट के द्वारा इम्पार्ट की जानी चाहिए, ये बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल में इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पहले से ज़्यादा फोकस कर रहा है। इस बात को डिस्क्राइब किया गया, इंडिया इज लुकिंग एट अफ्रीका फॉर मिनरल्स इंक्लूडिंग कोबाल्ट एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स। तो कोबाल्ट एक बहुत बड़ी मात्रा में अफ्रीका में पाया जाता है, काफ़ी बड़े रिजर्व हैं कोबाल्ट के। और इसके साथ ही साथ लिथियम को लेकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम के ब्लॉक्स को लेने के लिए डील कर रहा है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ होते हैं और आगे आने वाले समय में जितना इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने कंपोनेंट में और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, उसको देखते हुए भी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें स्पेशल फोकस है इंडिया का क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। ये कंट्री हैं ज़ाम्बिया, नामीबिया, कोंगो, घाना और मोज़ाम्बिक। तो पहले हम इन कंट्रीज़ की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कोंगो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी कहते हैं। इसके बाद है ज़ाम्बिया, यहाँ पर ज़ाम्बिया, फिर नामीबिया, इसके ज़ाम्बिया, नामीबिया, कोंगो, घाना और मोज़ाम्बिक। मोज़ाम्बिक यहाँ पर ईस्टर्न साइड में है मोज़ाम्बिक, और घाना की अगर बात करें तो ये घाना वेस्टर्न साइड में अफ्रीका के स्थित है। तो इसमें अलग-अलग मिनरल्स के लिए अलग-अलग कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं। और कोबाल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ज़ाम्बिया और नामीबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोबाल्ट प्रोडक्शन को लेकर। नामीबिया यूरेनियम के बड़े रिजर्व नामीबिया में पाए जाते हैं, तो नामीबिया के यूरेनियम रिजर्व के लिए भी इंडिया डील कर रहा है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया से डील की जा रही है और लिथियम ब्लॉक पिछले साल जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं, जिसको माइन करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जानी है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रिटिकल मिनरल्स के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रिटिकल मिनरल्स सबसे ज़्यादा मात्रा में चाइना में पाए जाते हैं और चाइना की ऑलरेडी इस फील्ड में मोनोपोली होती जा रही है। इसके बाद ये अफ्रीका में रिजर्व इनके स्थित हैं। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीका के जिन कंट्रीज़ में रिजर्व है, इंडिया उनको अ, इंडिया उन रिजर्व को माइन करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन सिटीज़ या अफ्रीकन नेशंस हैं उनके साथ एग्रीमेंट करे। रसिया चाइना वीटो यूएस बिड ऑन गाजा सीज़फायर एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इज़राइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप पे अटैक किए जा रहे हैं और गाजा स्ट्रिप पे जो बहुत बुरी हालत इज़राइल ने कर दी है अपने अटैक मिसाइल्स और अपने पूरे सिस्टम के द्वारा, उसको लेकर यूएनएससी में रसिया और चाइना ने यूएस के रिज़ॉल्यूशन पे वीटो किया है। अभी यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंपोजिशन है वो देख लेते हैं हम। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, जिसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना। ये रिकमेंड करता है नए यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जो एडमिट किए जाने हैं, उनके नाम भी रिकमेंड करता है जनरल असेंबली को, और यूएन का जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर में चेंजेस करने की बात होती है, उसको भी अप्रूव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। इसकी जो पावर है यूनाइटेड नेशन चार्टर में दी गई है, और जितने भी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगाए जाते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ में या मिलिट्री एक्शन ऑथराइज़ किए जाते हैं, उनका फाइनल अप्रूवल यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ही देती है। यूएनएससी इट इज़ ओनली यूएन बॉडी विद अथॉरिटी टू इशू रिज़ॉल्यूशंस दैट आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट। तो कोई भी मेंबर स्टेट पे अगर बाइंडिंग रिज़ॉल्यूशन डालना है, तो उसका फाइनल अप्रूवल यूएनएससी ही देती है और कोई अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन में नहीं है जो इसकी अथॉरिटी रखती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर है, उस वो मेंबर है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्हीं मेंबर्स के पास वीटो पावर है, जो किसी दूसरे मेंबर के द्वारा चलाए गए रिज़ॉल्यूशन को रोकने की ताकत रखता है। तो चाइना और रसिया के द्वारा यूएसए का जो रिज़ॉल्यूशन गाज़ा स्ट्रिप पे सीज़फायर के लिए लाया जा रहा था, उसको वीटो किया गया। वीटो कौन-सी पावर है? वीटो वो पावर है जो कोई भी एक मेंबर बाकी चारों मेंबर के द्वारा लाए गए किसी भी कार्य को रोक सकते हैं। तो हर एक मेंबर को इतनी पावर है कि वो किसी दूसरे मेंबर का भी रिज़ॉल्यूशन रोक सकता है, और इसमें मेजॉरिटी काम नहीं करती है, केवल सिंगल मेंबर ही इम्पोर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1945 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया था, फॉर्म किया गया था। ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में, जिसके परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो हैं अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुआना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया और स्विट्ज़रलैंड। अभी के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी है, वो जापान के पास है मार्च 2024 से। 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन और यूएसए ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है ऑकस। इसके 3 मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच। और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करने के जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन ने बोला है कि जो लैंडमार्क डील है टू डेवलप ऑकस न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, वो यूएसए और यूके आगे लेकर जाएंगे। और वो यूएसए के अगले चुनाव से पहले जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात है, उस पे जोर शोर से काम किया जाएगा। अंडर द फ्लेजलिंग ऑकस डील, दो जो कंट्री हैं यूएस और यूके अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने प्लेज किया है कि चाइना चाइना की जो मिलिट्री पावर बढ़ रही है इंडियन ओशन रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन से इक्विप किया जाएगा। ये जो डील है, ये फॉर्मलाइज हुई थी 2021 में, 2 साल पहले, और ये मिलिट्री पार्टनरशिप मानी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके के बीच। और इसका जो मेन एरिया है वो है इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ पर चाइना अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ही इन 3 कंट्रीज़ ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2021 15 सितंबर को स्टैब्लिश किया था। तो ये थे आज के मेन न्यूज़ आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।